Welcome to Humanity's Honor है. Now the learning will be of the next level. Don't forget to share, like and subscribe. So here we start with the chapter. अरे मैं तुम्हें डस्ट के बारे में एक चीज बताना तो भूल ही गया था. जैसा कि अब तुम जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये एक डस्ट पार्टिकल का मॉलिक्यूल है और इसके आसपास ये जो वाटर वेपर हैं ये आकर कंडेंस होंगे. कंडेंस मतलब ये वेपर की जगह अब एक लिक्विड फॉर्म बनेंगे, मतलब पानी की बूंद. और जब ऐसी काफ़ी सारी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं तब ये सारी बूंदें मिलकर एक क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं. और इसीलिए हम डस्ट में थर्ड पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वाटर वेपर्स condenses around dust particles to form clouds. मतलब डस्ट पार्टिकल के ऊपर ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस होती हैं और जब ऐसी काफ़ी सारी कंडेंस बूंदें मिलती हैं तो वो एक क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं. चलो तुम सब अब ये बताओ कि ये जो तुम्हें डायग्राम अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये किस चीज़ का है. वेट सर वेट मुझे याद है. शायद ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है. अरे वाह, जोरदार तालियां यार तुम लोगों के लिए, तुम्हें तो सब कुछ याद है. तो अब जैसे हमारी अर्थ का एक स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये अर्थ के स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर का भी एक स्ट्रक्चर होता है. इस चैप्टर में हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और तुम्हारे क्लास 11th एग्जाम के लिए भी. ये डायग्राम तुम्हें तुम्हारी बुक में मिल जाएगा. तो चलो हम देखते हैं कि ये डायग्राम हमसे क्या कहना चाहता है और इस डायग्राम को बनाने का तरीका भी सीखते हैं. तो ये जो तुमने बॉक्स क्रिएट किया है इसकी बॉटम साइड पे हम टेम्परेचर लेंगे और ये टेम्परेचर सेल्सियस में है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर -20 डिग्री सेल्सियस, ब्ला 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 ब्ला, फिर -100 डिग्री सेल्सियस. और ये स्ट्रेट लाइन पे हमने हाइट ली है इन किलोमीटर्स, जैसे 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर. डायग्राम के हिसाब से 10 किलोमीटर्स तक हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है. फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक पॉज आता है. इस पॉज का नाम क्या है? तो देखो कुछ बड़ी बात नहीं है, ट्रोपोस्फेयर का ट्रोपो उठाकर यहां पे डाल दो तो ये हो जाएगा ट्रोपोपोज. फिर ट्रोपोपोज के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर दोबारा से एक पॉज आता है. इस पॉज का नाम क्या है? तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर में से स्ट्रेटो उठाकर वहां पे पटक दो तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोपॉज. फिर स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आता है मेसोस्फेयर और इस मेसोस्फेयर के ऊपर दोबारा से एक पॉज आता है, तो इस पॉज का नाम क्या है? मेसोस्फेयर में से मीजो उठा के पटक दो तो ये हो जाएगा मीजोपॉज. और मीजोपॉज के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. इसका मतलब यह हुआ कि मीजोपॉज के ऊपर थर्मोस्फेयर की एक लेयर जिसका नाम आयोनोस्फेयर है वो आएगी और आयोनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर. अब मैं आशा करता हूं कि तुम सबको यह पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है. चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह नहीं पता था मैं तुम्हें अभी एक एग्जाम्पल देकर थोड़ी सी देर बाद ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. इसलिए ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होने लगता है. जैसे देखो यहां पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर -20 डिग्री सेल्सियस, यहां पर -30 डिग्री सेल्सियस होगा और यहां पर -40 डिग्री सेल्सियस होगा. उसके बाद ट्रोपोपॉज में -40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इस टेम्परेचर इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर. उसके बाद दोबारा से स्ट्रेटोपॉज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
मीजोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है और मीजोपॉज में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। फिर थर्मोस्फेयर में दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। यह सब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से। स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, ट्रोपोपॉज, इन सब में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। हम हर एक चीज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे कि मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, हर एक चीज। ये बस एक डायग्राम का ओवरव्यू था। चलो, तो तुम सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम कहीं पहाड़ी इलाके में जाओगे, क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कोल्ड होते हैं। देखो, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से आते हो, मैं तो यही कहूंगा कि तुम सबको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर तुम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो तो तुम्हें ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें एक नई जगह के कल्चर के बारे में पता लगता है, तुम्हें वहाँ के रहने सहने, खान पान के बारे में पता लगता है, तुम्हें वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में पता लगता है, फिजिकल फीचर्स के बारे में पता लगता है, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे पास अब टाइम तो है नहीं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो चुकी है, बाकी हमारे पेरेंट्स भी हमें लेकर नहीं जाते। लेकिन भैया, तुम ये भूल रहे हो कि ये इंटरनेट का ज़माना है। आजकल सब कुछ तुम्हें इस फ़ोन से मिल जाता है, बस एक क्लिक की देर है और उसके बाद सब कुछ तुम्हारे सामने। तो इसके लिए तुम सब ट्रैवलिंग व्लॉग्स देख सकते हो, उनसे तुम्हें हर जगह के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। और बस हो जाएगा तुम्हारा टूर फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ योर होम। चलो, तो अब तुम सब मुझे ये बताओ कि गर्मियों के समय जब तुम माउंटेनियस रीजन पे गए तो वहां पर तुम्हें ठंडा ठंडा क्यों लगा। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, ये तुम हमेशा याद रखना कि विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। और यही रीजन है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चलो, मैं तुम सबको एक टास्क देता हूं कि तुम सबको अब करना क्या है, तुम्हें एक डायग्राम बनाना है शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखते हैं तुम्हें कितना याद हुआ है। चलो, शायद तुम्हारा कुछ कुछ डायग्राम ऐसे ही बना होगा, हम देखते हैं। तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर मेजोपॉज, और मेजोपॉज के ऊपर आयोनोस्फेयर, और आयोनोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को मिलाकर हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। अब जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें हम हर एक लेयर को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ योर होम।